हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए सुनते हैं इस कहानी को। मेरे पति मुझसे 20 साल बड़े थे। हम दोनों में बहुत लड़ाई होती थी। एक दिन अचानक उनका बीपी बढ़ गया और उन्हें लकवा मार गया। तब से वे बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। वे रात में रोते रहते थे और लेटे लेटे स्टोर रूम की तरफ इशारा करते। जब मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ मुझे कुछ नज़र नहीं आता। एक दिन मेरे पति की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों बाद मैं स्टोर रूम की सफाई करने गई तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरे पति। कहते हैं ना कि जिंदगी में हर किसी को न्याय जरूर मिलता है, और मैं भी उन्हीं में से एक थी। मेरा नाम विभा था। मैं देखने में बहुत सुंदर थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक सरकारी कर्मचारी से कर दी। वो ऑफिस में एक ऊंचे पद पर था, लेकिन वो उम्र में मुझसे 20 साल बड़ा था। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं है। अगर हम कहीं बाहर जाते तो देखने वालों को लगता कि मैं उसकी बेटी हूँ। इसलिए वो मुझसे ज़्यादा खाना खाने के लिए कहते और वजन बढ़ाने के लिए कहते। लेकिन क्यों? ताकि तुम भी मेरी जैसी ही बड़ी दिखो। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे वजन बढ़ाने के लिए कहने से अच्छा है कि आप ही कुछ वजन कम कर लो। ये सुनते ही उन्होंने मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तब हमारी शादी को बस 4 ही दिन हुए थे। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और मैं जमीन पर गिर गई। मैं तो बस मजाक ही कर रही थी, लेकिन उन्हें इतना गुस्सा आया कि उसने मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया और मैं जमीन पर गिर गई। उसने मुझे तब उठाया तक नहीं और ऊपर से कहने लगा कि पत्नी हो, पत्नी की तरह रहो। आगे से अगर मुझसे ऐसा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन से वो मेरे लिए रोज पिज्जा, बर्गर, नूडल्स लाकर देता ताकि इन्हें खाकर मेरा वजन बढ़े। लेकिन इन सब से मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, पर वो मेरी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि ये सब खाकर तुम मोटी हो जाओगी, और आखिर ऐसी चीजें खाकर मेरा वजन बढ़ने लगा था। मैं अब बहुत अजीब दिखने लगी थी। लोग मुझसे पूछने लगे थे कि तुझे हो क्या गया है, कितनी अजीब लगने लगी हो, सुंदरता तो कहीं खो सी गई है तुम्हारी। लेकिन मैं किसी को क्या बताती कि ये सब मेरे पति के कारण हुआ है। उन्होंने शादी के 4 दिन बाद ही मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था, और ये मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती थी। वो मेरे माँ बाप के बारे में भी बहुत अनाप शनाप बोलते थे। मैं बहुत ही कष्टदायक जीवन जी रही थी। वो मेरी इज्जत तक नहीं करते थे। कभी कभी किसी वजह से पैसे मांगती तो कहते कि खुद कमाओ और फिर जितना उड़ाना है उड़ा सकती हो। इन सब से परेशान होकर आखिर मैंने एक स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया, और वहीं से मिले पैसों से मैं अपना खर्च चलाती थी। लेकिन फिर भी वो मुझे किसी न किसी बहाने से परेशान करता ही था। कभी कभी तो इतनी हद तक मैं परेशान हो जाती थी कि स्कूल के बच्चे भी पूछने लगते कि क्या हुआ मैडम आपको, और उनके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं रहता था। मेरा ऐसा कोई करीबी भी नहीं था कि जिसे मैं अपने मन की बात बता सकूं, अपना मन हल्का कर सकूं। अब तो वो अपने दोस्तों के सामने भी मेरी बेइज्जती करने लगा था। मैं उसे बहुत समझाती कि आपको जो कुछ बोलना है घर में बोलिए, पर कम से कम बाहर लोगों के सामने तो ऐसा मत बोलिए। फिर सोचती कि शायद ऑफिस के काम की वजह से परेशान होते होंगे, इसीलिए वो जो कुछ कहते मैं सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती। लेकिन वो तो मुझ पर अपना सारा गुस्सा निकाल कर खुद दोस्तों के साथ मजे करता। उसके दोस्त जब घर आते तो मेरी एक ही जिम्मेदारी रहती, किचन संभालने की और उनके अलग अलग आर्डर पूरा करने की। इसके बावजूद भी वो मुझसे कभी भी खुश नहीं रहता था। मेरे पति को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन उसने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, बस खुद के ही शौक और मौज पूरा करता था। और अब तो हमारे घर में हमेशा लड़ाई होती ही रहती थी। अगल बगल वाले भी हमारे बारे में बात करते रहते थे। एक दिन हमारे घर में बहुत जोर से लड़ाई हुई। वो मुझसे कह रहा था कि तुम्हें एक अच्छी सी सब्जी बनानी नहीं आई, दाल बनाकर रख दी है, मूर्ख कहीं की। तुम्हें पता है ना, मुझे दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। तब मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे और घर में कुछ और बनाने के लिए भी नहीं था, इसीलिए दाल चावल बना दिए। तुम तो घर में ध्यान देते नहीं हो, क्या है क्या नहीं है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। वो गुस्से से लाल पीला हो गया था। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था और कहा कि अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। तुम वैसे भी मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, मजबूरी में रह रहा था तुम्हारे साथ, जाओ यहाँ से। वो इतना गुस्सा कर रहा था कि उसका बीपी बढ़ गया और वो जमीन पर गिर गया। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं खुद घबरा गई और जैसे तैसे उसे अस्पताल लेकर पहुंची। वहां जाने पर पता चला कि उसे लकवा मार गया है। अब वो ना कुछ बोल सकते हैं
और ना ही चल सकते हैं। उनकी बस आंखें और 2-4 उंगली ही काम कर रही थी, बाकी पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था। कुछ दिन उसे अस्पताल में रखा गया। घर लाने के बाद मैं उसकी देखभाल कर रही थी। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था और उसकी आंखों में पश्चाताप साफ नजर आ रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे उस पर दया भी आती थी। हम औरतें होती ही ऐसी हैं, पति चाहे कैसा भी हो, बस उसे कुछ न हो और जिसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार ही रहती हैं। उसकी पूरी सेवा करके मैं अपनी नौकरी भी संभालती। उसे कुछ चाहिए होता तो वो मुझे इशारे करके बता देता था और मैं भी अब उसकी सेवा करते करते उसके इशारे समझने लगी थी। उसे कुछ चाहिए रहता, भूख लगती या फिर बाथरूम जाना होता तो वो मुझे इशारे करके बता देता था। ऐसे ही एक दिन वो मुझे स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था। पहले तो मेरी कुछ समझ नहीं आया, फिर भी वो बार बार मुझे समझाने की कोशिश करता रहा, पर मेरी कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसकी सेवा के लिए एक मेड रखी थी, क्योंकि जब मैं स्कूल जाती तो उस वक्त कोई तो चाहिए होता ना उसके पास। पैसों की ज़रूरत तो थी और उसे ऑफिस से मिलने वाले पैसे अभी तक मिले नहीं थे। नाते रिश्तेदार पहले आते थे, लेकिन अब कोई आता नहीं था, फ़ोन तक नहीं उठाते थे। और ये सब मेरे पति को समझ आने लगा था कि जितनी पत्नी अपने पति की सेवा कर सकती है, उतनी सेवा कोई और नहीं कर सकता। फिर भी वो स्टोर रूम की तरफ इशारा करके रोता था। उसकी ऐसी दशा देखकर मुझे भी कभी कभी रोना आता था। हमारी शादी को ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, सिर्फ 3 साल ही हुए थे, लेकिन इन 3 सालों में उसने मुझे बहुत परेशान किया था और जिसकी उसे सज़ा भी मिल गई थी। पर पता नहीं क्यों वो स्टोर रूम की तरफ जाने का इशारा करता ही रहता था और जब मैं वहाँ जाती तो मुझे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता था। पर कहते हैं ना कि मौत के मुंह में जाने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलेगा। एक दिन हमारे घर एक लड़की आई जो खुद को मेरे पति की दूर की बहन बता रही थी, लेकिन मेरे पति कभी भी उससे मिले नहीं थे। वो आकर अजीब अजीब बातें करने लगी, जैसे इनका सर्विस फंड कब मिलेगा, बाकी की तनख्वाह कब मिलेगी। मैंने उसे बताया कि मैं रोज ऑफिस फ़ोन करती हूँ, लेकिन वो लोग कोई न कोई बहाना बनाकर बात आगे धकेल देते हैं। फिर वो बोली कि तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगी। तब मैंने इतना ही कहा कि इनका इलाज एक बड़े अस्पताल में चल रहा है, ये पैसे उन्हीं के इलाज में लग जाएंगे। भगवान ने चाहा तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। उस लड़की का नाम देवकी था। फिर वो बोली कि इनकी इनकम तो बहुत अच्छी थी, फिर ये इतने पैसों का क्या करते थे, कहीं इन्होंने दूसरी शादी तो नहीं की। फिर मैंने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि इन्होंने पैसों का क्या किया, लेकिन अगर इन्होंने दूसरी शादी की होती तो ज़रूर वो औरत कभी न कभी तो मेरे सामने आती ही ना। तब वो बोली कि तुम झूठ बोल रही हो, सरकारी नौकरी थी, इतने पैसे कमा रहा था, फिर जरूर इसने पैसे कहीं न कहीं लगाए होंगे। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर मुझे उसके पैसों की मदद होती तो मैं खुद एक स्कूल में नौकरी क्यों करती, और अगर तुम्हें इतना ही लेना देना है तो तुम खुद क्यों नहीं पता करती सब कुछ। मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी बात सुनकर उससे गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चली गई। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। फिर मैं अपने बाकी के काम निपटाने में लग गई। तभी मैंने पति की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर कहते थे कि उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार आएगा, लेकिन इतने दिनों के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। लगता था कि कहीं और दिखाऊं, पर अभी भी वे स्टोर रूम की तरफ इशारे ही करते करते रो रहा था। डॉक्टर ने कहा भी कि उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वरना उनके खाने पीने पर भी असर हो सकता है। और यही सोच सोच कर मैं चिंतित हुए जा रही थी। एक दिन मैं सुबह उठी। मैं अपने पति को जगाने गई तो वो उठ नहीं रहे थे। उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर के आने पर पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब डॉक्टर कहने लगे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ऐसी हालत में वो खुद भी परेशानी में थे। उनके लिए एक एक दिन भारी हो रहा था और साथ ही आपको भी तो कितनी परेशानी थी। लेकिन डॉक्टर को कहाँ पता था कि अब तो उनके जाने से मेरा जीवन और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था। हमारी शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे माता पिता चल बसे। मैं दिन भर घर में अकेली ही रहती थी। अब स्कूल की भी छुट्टियां हो गई थी, इसलिए मैं अब घर में ही रहती थी। मैंने उस मेड को निकाला नहीं था, उसी से मैं बातें करके अपना मन हल्का कर लिया करती थी। एक दिन मैं काम निपटाकर बैठी थी।
उतने में दरवाजे की बेल बजी। देखा तो सामने एक महिला खड़ी थी। मैंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वो सीधे ही घर के अंदर आ गई और आगे उसने जो कुछ कहा उसे सुन मेरे पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई हो। वो कहने लगी कि तुम्हारा पति मेरा भी पति था। तुम्हारी शादी के 4-5 महीने बाद ही उसने मुझसे शादी कर ली। अब मेरी समझ आया कि क्यों मेरा पति हमेशा मुझसे यूं कहता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मुझे तुझ में कोई दिलचस्पी है। मैंने उस औरत से गुस्से से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा इंसान के साथ फिर से शादी करने में? उसने कभी मुझे मेरा हक नहीं दिया। मैं रात दिन उसके प्यार के लिए तरसती रही, एक एक पैसे के लिए उसके आगे भीख मांगती रही और तुम उसके पैसों पर ऐश करती रही। जब वो बीमार थे तब क्यों नहीं आई अपना हक मांगने और सेवा करने? फिर वो बोली कि देखो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। मैं भी उनकी पत्नी हूँ और हमारा एक बेटा भी है जिसे मैं अपने साथ लाई हूँ और उसके पैसे, उसकी धन दौलत पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। उसे पेंशन भी तो मिलती ही होगी और इस घर पर भी हमारा हक है। अब मुझसे रहा नहीं गया। तब मैंने गुस्से में कहा कि सुनो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। रही बात उसके पैसे की, तो वो उसके पैसों का क्या करता था मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं अपना खर्च चलाने के लिए एक स्कूल में नौकरी करती थी और ये घर किराए का है और अब भी मैं किराए पर ही रहती हूँ। उसे मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा था और वो घर की तलाशी लेने लग गई। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो मुझे कोर्ट की धमकी देने लग गई और वो वहाँ से चली गई। ये बातें सुनकर मेरा सिर चकराने लगा था। उसके ऑफिस पैसों के लिए फ़ोन करती तो वो लोग आजकल कहते कहते बात टाल देते और स्कूल की भी नौकरी छूट गई थी। ना ही मेरे शरीर में इतनी ताकत बची थी कि मैं कोई नई नौकरी ढूंढ लूं। 2 दिन बाद घर मालिक किराया मांगने आया था और मैंने उससे कुछ समय मांगा, उसके हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो एक पत्थर दिल इंसान था जो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आया और बोला कि ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, वो भी बिना किराया दिए। ये सुनकर मेरी जान में जान आ गई। आगे वो बोला कि जैसे मैं कहूँगा वैसे ही रहना पड़ेगा और वो मुझे समय देकर चला गया। मेरे मन में बस यही ख्याल आया कि काश मेरे पति ने ये घर खरीद लिया होता, तब भी मुझे आगे के जीवन की चिंता नहीं होती। पर मैंने सोच लिया था कि मैं लोगों के घर का काम करूँगी, पर ये घर नहीं छोड़ूंगी। मैं घर का छोटा मोटा सामान बेचने लगी। ऐसे ही करते करते मैं एक दिन स्टोर रूम तक पहुंच गई। तब मुझे अपने पति की बात याद आई जो बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता था। मैंने उस दिन फिर से स्टोर रूम में बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ, वहाँ एक पीतल का कलश रखा था। मैंने सोचा कि इसे बेचकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। जैसे ही मैं उसे उठाकर बाहर आने लगी, वो कलश मेरे हाथ से गिर गया और उस जगह की टाइल चटक गई। तो देखा कि उसके नीचे कुछ काला काला नजर आ रहा था। मैंने वो टाइल के टुकड़े उठाकर अलग रखे तो वहाँ एक सूटकेस रखी हुई थी। जैसे ही मैंने वो सूटकेस खोली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें सोने चांदी के सिक्के थे। मेरे पति ने करीब 20 साल नौकरी की और शायद वही जमा पूंजी उन्होंने इस रूप में यहाँ रखी होगी, ऐसा मुझे लगा। आज मुझे समझ आया कि क्यों मेरे पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करते थे। शायद वो जाने से पहले सब कुछ मुझे देना चाहते थे। उनके दुख के दिनों में मैंने उनका साथ दिया। जब हर कोई उनका साथ छोड़कर चला गया तब मैंने उनकी सेवा की। उन्हें उनके किए का पश्चाताप हो रहा होगा, इसीलिए वो मुझे स्टोर रूम में जाने के लिए कहते थे। ये सब सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उन्हें धन्यवाद दे रही थी। मैंने तुरंत अपनी मेड को बुलवा लिया था। घर में जो कुछ सामान रह गया था वो उसके हवाले कर दिया और उसे कुछ पैसे भी दिए थे, क्योंकि मैं घर मालिक के आने से पहले घर खाली करना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मेरे साथ कोई जबरदस्ती न करे। मैंने उस मेड की मदद से वो शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर आकर खुद का घर भी ले लिया। मेरे पास अब खुद का घर, गाड़ी, सब कुछ है। फिर मन में ख्याल आया कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरी उम्र सिर्फ 24 साल ही थी। फिर मन में ख्याल आया कि अब आगे की जिंदगी दूसरे की शर्तों पर नहीं जीनी थी। मेरी पढ़ाई सिर्फ 12वीं तक ही हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आगे की पढ़ाई पूरी करूंगी और खुद के पैरों पर खड़ी होंगी। ये पैसे आज हैं, कल नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैंने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। अब मेरे जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो एक इंसान की जो मुझसे प्यार करे। ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए
ऐसा मन में भी आता था। पहले की तरह अब मैं सुंदर दिखने लगी थी। कॉलेज में कई लोगों ने मुझे शादी के लिए पूछा भी, लेकिन मुझे जैसा जीवन साथी चाहिए था वैसा कोई मिला नहीं। इसलिए मैं अकेले ही अपना जीवन जीऊंगी, अपनी मर्जी से और अपनी शर्तों पर, ऐसा निर्णय लिया। और मैं खुश थी, संतुष्ट थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।